अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आई होप आप सब खैरियत से होगे। वेलकम बैक टू सर रिजवान्स अकेडमी बेटा। अच्छा बच्चों, अब आप लोगों के पास थोड़ा सा रिलैक्सेशन हुई होगी। आप लोगों को थोड़ा सा टाइम है आप लोगों के पास। आज है बेटा 10 मई। अब इंशाल्लाह आप लोगों का नेक्स्ट पेपर कौन सा है बेटा? 16 मई को अब आपका है ज़ूलॉजी का एग्ज़ाम। ओके। और मुझे पता है बेटा आप लोग यही सोच रहे हो कि यही दिलो दिमाग में होगा कि चलो अभी तो टाइम है। अ, ये बेटा आप लोगों की मर्ज़ी है, अब आप इसको किस तरह माइंड सेट से लेके चलते हो। बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं है, 5 दिन कर लूँ। 5 दिन भी अच्छे होते हैं खैर। एक एक हफ्ते का भी हमारे टाइम पे खैर टाइम पीरियड वो मिलता था गैप। चलो बेटा इसको एक काम करो ना, हम लोग 16th को हटा दो भाई साइड पे, 15 को हटा दो, वो रिवीजन है तो 4 दिन बचे। 4 दिन में सेकेंड ईयर जोलॉजी के, लेकिन आपको पता है इसमें क्या चीज़ है बेटा? सेकेंड ईयर बॉटनी में 2 चैप्टर थे थोड़े से बड़े बड़े, बाकी इतने वो नहीं थे मतलब बड़े ना। और वो 2 चैप्टर्स कौन से थे सेकेंड ईयर बॉटनी में? क्रोमोसोम्स एंड डीएनए और इनहेरिटेंस। लेकिन बेटा सेकेंड ईयर जोलॉजी में ना इसको हल्के में नहीं लेना बेटा। मुझे पता है आप लोग अच्छे से आती होगी ज़रूर, और सबके लिए आप सबके लिए दुआएं, अल्लाह ताला आप सबको बहुत कामयाब करे, आमीन। लेकिन बेटा ये ज़रा बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। होम्योस्टेसिस चैप्टर 15 आपको पता है, सही है। उसके बाद फिर आपके पास सपोर्ट एंड मूवमेंट, नर्वस कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, ये सब है ना, सही है। डेवलपमेंट और एजिंग और एनिमल बिहेवियर, इसको आप ज़रा कर दो साइड पे, रिड्यूस्ड है, सही है। जिस तरह आपके पास सेकेंड ईयर की बॉटनी में एक और चैप्टर है बेटा जो रिड्यूस्ड है, वो है आपके पास लास्ट चैप्टर बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। तो तुम समझो 3 चैप्टर्स तो आपके हो गए रिड्यूस्ड। ओके। अच्छा बच्चों, इसमें आपके पास जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं ना, वो इसमें मैं आपको बता देता हूँ। होम्योस्टेसिस, सपोर्ट एंड मूवमेंट, नर्वस कोऑर्डिनेशन, अच्छे खासे बड़े हैं, सही है। देखो बेटा एक वीडियो मैंने अभी रिसेंटली बनाई है, वो बस अपलोडिंग पर है। काफ़ी वो हैवी फाइल है तो उसको टाइम लगता है अपलोड होने में बेटा। वो उसमें मैंने आपको बताऊं क्या है, सेकेंड ईयर बॉटनी सेक्शन सी लॉन्ग क्वेश्चंस के हिसाब से तैयारी करवाई, जिस तरह मैंने बॉटनी की वीडियो बनाई थी। आज की वीडियो में बेटा आपके पास क्या है, ये एक मामला इसका रीजनिंग क्वेश्चंस का, क्योंकि सेकेंड ईयर जोलॉजी में फर्स्ट ईयर जोलॉजी की तरह बेटा रीजनिंग का एक अलग सेक्शन आएगा। और आपको सबको बताया बेटा ये रीजनिंग बेटा आपके पास, मैंने पूरी कोशिश करी इस वीडियो में मैं आपको थोड़े से मतलब मैं आपको थोड़ी सी इनकी वैरायटी जो है वो थोड़ी और एक्सपेंड करूँ। अब जो बुक के हैं वो वाले भी हैं, और जो बुक में नहीं है, जिनका आसपास कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली जिक्र है, वो भी बताऊंगा सारे इंशाल्लाह पूरी कोशिश करके। सही है, डन है। अच्छा, चैप्टर वाइज नहीं है बेटा, मतलब इसमें रैंडम हुआ हुआ है पूरा। ओके बेटा, देखो पहला चैप्टर, पहला हमारे पास जो सवाल है वो है व्हाई इज होम्योस्टेसिस क्रूशियल फॉर द सर्वाइवल एंड ओवरऑल वेल बीइंग ऑफ एनिमल्स। होम्योस्टेसिस क्यों ज़रूरी है? सही, होम्योस्टेसिस क्यों ज़रूरी, पहले मैं देख भी लेता हूँ ये विजिबल है प्रॉपर, सही। बेटा होमोस्टेसिस क्या होता है बच्चों? होमोस्टेसिस होता है जिससे ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना इंटरनल एनवायरनमेंट जो होता है वो मेंटेन रखता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज आ रहा हो, सही, तो उसके हिसाब से वो अपनी इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखता है, जिसमें टेम्परेचर, पीएच, सॉल्यूट, सॉल्वेंट की कंसनट्रेशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट सब आ जाता है, सही है। जैसे पहले बेटा मैंने आपको सेकेंड ईयर बॉटनी में रीजनिंग की थोड़ी प्रैक्टिस करवाई थी, वही मैं यहाँ पे वर्किंग करूँगा। डन। सवाल ज़रा सुनो क्या है बेटा, होम्योस्टेसिस क्यों ज़रूरी है ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए और उसकी वेल बींग के लिए। वेल बींग का मतलब है क्या वो सही रहे, तब सेट है, फिट फाट रहे। ओके। तो बेटा इसका आसान आंसर क्या होगा? इसके आसान आंसर में देखो यहाँ पे जो मैं आपको बताऊंगा पॉइंट्स, वो ज़रूर आपको यहाँ लिखने चाहिए। मतलब अगर आप ये पॉइंट्स लिख दोगे, सही, तो आंसर इंशाल्लाह अच्छे नंबर आएंगे। रीजनिंग क्वेश्चंस के आंसर को 4 to 5 लाइन से ज़्यादा नहीं बढ़ाना। हेडिंग एज सच इज़ नॉट रिक्वायर्ड। होम्योस्टेसिस इसलिए ज़रूरी है बेटा ये वाला, देखो आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 1, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। होम्योस्टेसिस इसलिए ज़रूरी है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट विथ रिस्पेक्ट टू फ्लक्चुएशंस, पूरा पूरा तो नहीं लिख रहा मैं, विथ रिस्पेक्ट टू फ्लक्चुएशंस ऑफ एक्सटर्नल, आपको मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ बेटा, कॉन्सेप्ट ही मैटर करता है, सही। तो ताकि ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, सर्वाइवल, उसके सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज सब मुनासिब रहें, सिंपल। अगला सवाल है बेटा आपके पास, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर एनिमल्स टू मेंटेन स्टेबल ब्लड ग्लूकोज लेवल्स। और किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए क्यों ज़रूरी है ताकि वो मेंटेन कर सके स्टेबल ब्लड ग्लूकोज लेवल। हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है बेटा वो मेंटेन रहना क्यों ज़रूरी है? यहाँ डायबिटीज़ वगैरह मत लिख देना, थोड़ा सा एंड में जाके बता देता हूँ क्या है, और सिर्फ डायबिटीज़ नहीं है। सवाल का मतलब बेटा समझो, कॉन्सेप्ट रखो अपना बायो में, रीजनिंग आराम से हो जाएंगे।
सही है, वो कह रहे हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, एनिमल के लिए ब्लड ग्लूकोज लेवल का मेंटेन रखना उसके लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर बेटा हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो या कम हो, देखो यहाँ मेंटेन है ना, तो ज़रूरी नहीं है आप ऊपर का जिक्र करो, आप कम और ज़्यादा दोनों का जिक्र करो ना। एरो पर का मतलब ज़्यादा, एरो नीचे का मतलब कम। अगर ज़्यादा हो जाए तब भी मसला है, ब्लड ग्लूकोज लेवल हो कम हो जाए तब भी मसला है। मसले क्या क्या हो सकते हैं इंसान में, इंसान को, ऑर्गेनिज्म को कोमा कंडीशन हो सकती है, नर्वस ब्रेक डाउन, बहुत सारी चीज़ें, डायबिटीज़, सही, हार्ट अटैक। तो याद रखिएगा, शायद आपने सुना होगा शुगर शूट अप होने से हार्ट अटैक भी आता है। तो बेटा ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। तो उसके आंसर में आंसर नंबर 2 क्या लिखूंगा? ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन रखना इसलिए ज़रूरी बच्चों, बिकॉज अगर ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो वो कंडीशंस कॉज कर सकता है। समझो आप, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक कोमा, मैंने यहाँ पे लिखा डायबिटीज़ एंड इवन डेथ। अब डेथ के बाद एक्सेट्रा बनता नहीं, बात कह रहा हूँ मतलब, ताकि आपको ज़रा याद रहे कि यार ये मसले हो सकते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऊपर नीचे हो सकती हैं, टिश्यू डैमेज हो सकता है, बहुत सारी कंडीशंस हैं। सही, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन रखना इसलिए ज़रूरी है। बोलोगे तो इनके आंसर्स कोशिश करके, अभी दिन है तो यूटिलाइज़ करूँगा, इनके आंसर्स भी आपको मैं लिख के उसका PDF, उसकी भी एक वीडियो बना दूंगा इंशाल्लाह। सही, देखो बेटा, मैं चाहता हूँ तो PDF जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँ, उससे सीखोगे क्या? वो तो बस ये हो जाएगा कि बता दिया सर ने, सही है। मैं ना ये चैनल बेटा मोनेटाइजेशन के लिए कभी करूँगा, बस मैं मेहनत कर रहा हूँ, बाकी जो अल्लाह की मर्ज़ी है। सही है, तो ये सब बहुत बात की चीज़ें, व्यूज़, मोनेटाइजेशन, पैसे आएंगे, नसीब नहीं आए तब भी मेरा मकसद ये आप लोगों को मैं जितना हेल्प कर सकूँ बायो में करूँ, सही, अपनी साइड से। वाई फ्रेश वाटर फिशेज प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डाइल्यूट यूरिन? बेटा फ्रेश वाटर जो फिशेज होती हैं वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी क्यों प्रोड्यूस करती है? डाइल्यूट यूरिन की। डाइल्यूट यूरिन कौन सी होती है बच्चों? जिसमें आपके पास डाइल्यूट यूरिन कौन सी होती है बच्चों? डाइल्यूट यूरिन का मकसद है, आप समझ जाओगे बेटा, जिसमें वाटर ज़्यादा, सही है, और सॉल्यूट्स कम। और फ्रेश वाटर फिशेस का मतलब क्या है कि वो ऐसे वाटर में रहती हैं, ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन कम है। तो फ्रेश वाटर फिशेस क्या करती हैं, अब ज़रा देखना बेटा, फ्रेश वाटर फिशेस के बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है? फ्रेश वाटर फिशेस लिख दिया, सॉरी, फ्रेश वाटर फिशेस की बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट होता है बेटा, ये याद रखना, हाइपरटोनिक। मैं देख लेता हूँ पहले बच्चों, आप लोगों को नज़र आ रहा है? सही, फ्रेश वाटर फिशेस की बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट, ये इनकी बॉडी का इंटरनल इंटरनल एनवायरनमेंट है। हाइपर मीन्स ज़्यादा, टोनिक का मतलब होता है सॉल्यूट्स। यानी कि मैं हूँ फिश, मेरी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट क्या हुआ है बेटा? हाइपरटोनिक, यानी कि मेरी बॉडी के अंदर सॉल्यूट्स ज़्यादा हैं, सॉल्यूट्स ज़्यादा हैं। और मैं कहाँ रह रहा हूँ? फिर मैं फिश हूँ, मैं कहाँ पे रह रहा हूँ? फ्रेश वाटर में। फ्रेश वाटर में क्या होगा? हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक। फ्रेश वाटर का मतलब ही यही कि जिसमें वाटर ज़्यादा है, सॉल्यूट्स कम है। तो फ्रेश वाटर का मतलब क्या है कि मतलब ये ज़्यादा हो गया और ये कम हो गया, सॉल्यूट्स कम। आपको पता है कि बाहर वाटर से ज़्यादा मतलब सॉल्यूट्स की कंसर्न, वाटर पोटेंशियल से ज़्यादा सॉलिड पोटेंशियल ज़्यादा है, सही। और अंदर क्या है फिशेस के? सॉलिड पोटेंशियल ज़्यादा है, वाटर पोटेंशियल कम है। तो बेटा क्या होती है बेटा, सॉलिड की टेंडेंसी क्या है कि सॉलिड की टेंडेंसी होती है कि वो अपनी तरफ सॉल्वेंट को खींचता है। तो ये जब फ्रेश वाटर फिशेस की इंटरनल एनवायरनमेंट में सॉल्यूट ज़्यादा हैं और सॉल्वेंट के मकदार में, तो ये क्या खींचेगा आसपास के वाटर से, आसपास के इन्वायरमेंट से ये आएगा। जब ये इसके अंदर ये ज़्यादा आ जाता है, क्यों ज़्यादा है? ताकि बेटा ऑस्मो रेगुलेशन कर सके। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है कि जब फिशेस के बॉडी के अंदर सॉल्यूट ज़्यादा हैं और सॉल्वेंट से भी ज़्यादा है, तो ये बैलेंस नहीं है ना, सॉल्यूट ज़्यादा, सॉल्यूट ज़्यादा, सॉल्वेंट कम। तो अब ये बाहर के इन्वायरमेंट से क्या पकड़ेगा? थोड़ा सॉल्वेंट लेगा, तो थोड़ा सा मेंटेन हो गया। तो ये जब उसके नतीजे में ये अच्छा खासा पानी पी लेता है, ताकि जो पानी कम हुआ तब ये सॉल्यूट के मुकाबले में सॉल्वेंट क्या हो जाए, थोड़ा सा मेंटेन हो जाए। इसी को बच्चों कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। तो इसके नतीजे में बहुत ज़्यादा पानी पिएगा, और आपको पता है बेटा जब ज़्यादा पानी पियोगे तो ज़्यादा ही आपके पास यूरिन प्रोड्यूस होगी। तो ये जब बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं तो इसलिए इनकी यूरिन जो है वो जब निकालते हैं लोग, एक्सेस वाटर, इनके पास पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर क्यों? बेचारों ने पानी बहुत ज़्यादा पी लिया था, ताकि जो है वो सॉल्यूट सॉल्वेंट मेंटेन हो जाए।
तो जब ज़्यादा पानी पिएंगे तो ज़्यादा बारिश तो ज़्यादा पानी, तो कम बारिश तो कम पानी। ये किसी मशहूर साइंटिस्ट ने कहा था। सही है। तो बस बात सारी है कि बच्चों आपके पास, तो इसलिए ये जब रिमूव करेंगे अपनी बॉडी से एक्सेस वाटर, तो इसके साथ साथ थोड़ा सॉल्यूट भी चले आएगा। तो जब सॉल्यूट जाए चले आएगा तो ये फ़ौरन सॉल्यूट को दोबारा एब्जॉर्ब कर लेंगे। सब आपकी बुक में लिखा हुआ है, एक्टिवली एब्जॉर्ब कर लेंगे। इन शॉर्ट, जब ये वाटर को बहुत ज़्यादा इंटेक करेंगे तो ऑब्वियसली बात है वाटर ज़्यादा निकलेगा भी। और ऐसे यूरिन जिसमें वाटर सॉल्वेंट ज़्यादा हो तो ऐसे यूरिन को कहते हैं हम लोग डाइल्यूट यूरिन। डन। आसान। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, वाई मरीन इनवर्टिब्रेट्स एंड हैग फिशेस। एक तो मरीन लिखा हुआ है, समझ जाओ आप, और ये हैग फिशेस जी वही एक पूरे बहन भाई हैं। और डू नॉट हैव, इनके पास ऑस्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म क्यों नहीं होता। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या है कि यार सॉल्यूट ज़्यादा है सॉल्वेंट कम है, मेंटेन कर लो पानी पी के। सॉल्वेंट ज़्यादा सॉल्यूट कम है, मेंटेन कर लो सॉल्यूट लेके। ऑस्मो रेगुलेशन इसको कहते हैं कि मेंटेन करना। ऑस्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स, हैग फिशेस एक मतलब एक टाइप ऑफ फिशेस है हैग फिशेस, और मरीन इनवर्टिब्रेट्स के पास क्यों नहीं होता, क्योंकि इनको ज़रूरत ही नहीं है ऑस्मो रेगुलेशन की। ये लोग का अंदर का कंसंट्रेशन सॉल्यूट सॉल्वेंट की, और बॉडी के बाहर की कंसंट्रेशन इन्वायरमेंट में जो है वो सॉल्यूट सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन मेंटेन रहती है। यानी कि सॉल्यूट सॉल्वेंट बाहर, सॉल्यूट सॉल्वेंट अंदर बॉडी के तकरीबन कमोबेश इक्वल है, यानी कि सिमिलर है, आइसोटोनिक है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं ऑस्मो कन्फर्मर्स। और जिनको थोड़ा सा डिफर करते हैं, अंदर हाइपरटोनिक बाहर हाइपोटोनिक, या बाहर हाइपरटोनिक अंदर हाइपोटोनिक, और जिनको एडजस्ट करना पड़ता है वो ऑस्मो रेगुलेटर्स होते हैं। तो मरीन वाटर फिशेस और हैग फिशेस को क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक मिनट, क्योंकि आंसर नंबर 4, क्योंकि इनकी बॉडी का और बाहर का एनवायरनमेंट क्या रहता है, यानी कि आप कह सकते हो इंटरनल एनवायरनमेंट इज केप्ट कांस्टेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट इज केप्ट कांस्टेंट एज कंपेयर्ड टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और इसका जिक्र कर देना ऑस्मो कन्फर्मर्स। आई होप ये आपको विजिबल होगा, लेट मी चेक। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह विजिबल है। सही बच्चों, आप इस पॉइंट इनको यहाँ से मतलब आप कॉपी कर लो जो जो पॉइंट्स हैं। अगला सवाल बता देता हूँ कि नेफ्रॉन एक दिन में बच्चों 180 लीटर जो है वो फिल्ट्रेट का मतलब होता है जो आपका ब्लड फिल्टर हो जाता है ना, यानी कि नेफ्रॉन के लेवल पे ग्लोमेरुलस बोमन्स कैप्सूल में जो वो आपका ब्लड फिल्टर हो जाता है, छन जाता है, उसके बाद जो चीज़ बचती है उसको फिल्ट्रेट कहते हैं। तो नेफ्रॉन एक दिन में 180 लीटर फिल्ट्रेट बनाते हैं। उस 180 लीटर फिल्ट्रेट में से तकरीबन किडनी 1 से 2 लीटर यूरिन बनाती है बस, तो बाकी कहाँ गया। ऑब्वियसली बात है बेटा, फिल्ट्रेट में यूजफुल चीज़ें भी होती हैं और वेस्ट भी होता है। तो फिल्ट्रेट में से तकरीबन सब कुछ जो यूजफुल चीज़ें वो रीअब्जॉर्ब कर ली जाती है। जो उसके बाद जो कचरा बचता है, जो यूजफुल सब्सटेंसेस नहीं, जो वेस्ट हैं, अमोनिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड, आप सबको पता है बेटा ऑर्गेनिजम्स के हिसाब से अलग अलग होता रहता है वेस्ट मटेरियल, तो वो निकल जाता है। तो ऑब्वियसली उसमें थोड़ा पानी ऐड कर लो आप। लेकिन यूरिन का फिर भी मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट कॉम्पोनेंट यूरिया नहीं है बेटा। यूरिन, अगर मैं ह्यूमंस की बात करूँ, हम इंसानों में यूरिन का सबसे ज़्यादा अबंडेंट, ज़्यादा पाया जाने वाला कंपोनेंट कौन सा है, वाटर। सही है। तो उसके वाटर डाइल्यूशन के काम आते हैं वेस्ट मटेरियल्स के साथ। सही। तो क्या किडनी जो है वो एक दिन में 1 से 2 लीटर ही बनाएगी, बाकी तो रीअब्जॉर्ब हो जाता है ना। अगर जितना फिल्ट्रेट हो रहा है उतना ही यूरिन बना ले तो बेटा इंसान की तो डिहाइड्रेशन से डेथ हो जाएगी ना, मसला है। सही है। तो ये इसका आंसर होगा, आप इसको कॉपी कर लो। अच्छा बच्चों, नेफ्रॉन प्रोसेसेस, ये एमसीक्यू के लिए भी बड़ा अच्छा है ना बच्चों। नेफ्रॉन प्रोसेसेस अबाउट 180 लीटर्स ऑफ फिल्ट्रेट। तो आंसर नंबर 5 में आप क्या लिखोगे कि जो यूज़फुल सब्सटेंसेस हैं इनका जिक्र कर देना, यूज़फुल सब्सटेंसेस। सही है। आपको पता है बेटा क्या क्या चीज़ें, ग्लूकोज है, यूज़फुल सब्सटेंसेस में बेटा अमाइनो एसिड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो क्या हो जाती हैं, आर रीअब्जॉर्ब्ड। सही, किससे रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं, फिल्ट्रेट से। प्रोसेस का नाम याद है ना आपको बच्चों, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सही। बाकी जो वेस्ट बचता है वो यूरिन में चले आता है। अगला सवाल बच्चों कि अगर एक और इंडिविजुअल की किडनी फेल हो जाए, बेटा रीनल का मतलब होता है बच्चों किडनी, किडनी फेल हो जाए तब उसकी बॉडी से बच्चों
उसके ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट कैसे रिमूव होगा। तो हाउ वाई वाले सवाल जो हैं वो रीज़न वाले होते हैं। आपको परेशान नहीं होना बेटा, अलग सेक्शन दिया हुआ होगा रीजनिंग और नॉन रीजनिंग का। किडनी फेल अगर किसी की हो जाए तब उसकी बॉडी में, एक या दो किडनी फेल हो जाए दोनों, तो तब उसकी बॉडी से कैसे ब्लड साफ होगा, सवाल ही पैदा होता है। सही बेटा। आंसर नंबर 6 कैसे होगा बच्चों। देखो, एक एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी मेथड। प्राइमरीली जो होगा यानी कि सबसे पहले जो होगा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होगा बेटा, ऑब्वियसली डायलिसिस पे जाएगा वो। डायलिसिस बेटा दो किस्म के होता है। अगर आप बॉडी के बाहर डायलिसिस करवा रहे हैं यानी कि ऐसा डायलिसिस विच इज़ डन आउटसाइड द बॉडी ऑफ पेशेंट, और वो डायलिसिस मशीन होती है उसमें, और वो आपके पास ज़्यादा अच्छा मेथड है, तो वो कहलाते हैं हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस। और अगर एब्डोमेन की पेरिटोनियम जो होती है, जो सारे ऑर्गन्स को कवर करती है, हमारे एब्डोमेन के पेट के अंदर के सारे ऑर्गन जिसमें किडनी स्टमक सब आ जाता है, तो अगर उसको एज हम लोग लाइनिंग बनाएं, अगर उसके ज़रिए से अगर हम लोग डायलिसिस करवाएं विद अ डायलिसिड बैग, वो अलग प्रोसीजर है। तो वो उसको हम लोग कहते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। और अगर इससे भी कुछ ना हो पाए, मतलब अगर ये ना करवाओ, तो फिर सेकेंडरी मेथड का भी जिक्र कर देना। आसान मेथड तो नहीं है खैर, मतलब कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं इसमें। ये कहलाता है बेटा किडनी ट्रांसप्लांट। तो आप उसकी किडनी क्या कर दो, ट्रांसप्लांट कर दो। कोई मैचिंग डोनर पकड़ो, हेल्दी डोनर पकड़ो, रेसिपिएंट में आप उसकी किडनी इंसर्ट करवा दो, तो ये एक मेथड हो जाता है। तो इसमें आप लोग को दोनों जिक्र करना है कि अगर वो इस तरह मसला हो जाए रीनल फेलर का, तो प्राइमरीली ये ज़रूर लिखना, प्राइमरीली इसी वजह से कह रहा हूँ ताकि एग्जामिनर जो है वो उसको पता लग जाए भाई सही लिखा है बंदे ने। प्राइमरीली जो है आप किस तरफ जाओगे, आप जाओगे डायलिसिस की तरफ। हीमो और पेरिटोनियल का थोड़ा सा डिस्कस कर देना अगर कम लफ्ज़ों में कर पाओ। और फिर सेकेंडरी मेथड क्या होगा बच्चों, सेकेंडरी मेथड होगा किडनी ट्रांसप्लांट। मैंने यहाँ ट्रांसप्लांट लिख दिया, पूरा लिख देना किडनी ट्रांसप्लांट। सही। अगला, वाई डस मसल बिकम स्टिफ, कड़क हो जाते हैं आफ्टर डेथ। मौत के बाद जो है वो इंसान, आपने देखा होगा बेटा कि वो स्टिफ हो जाता है, उसकी बॉडी जो है वो स्टिफ हो जाती है, कड़क हो जाती है। और ये आपको बताऊँ, ये बिल्कुल मरने के कुछ घंटे बाद ही जाती है और बिल्कुल पीक पर चली आती है 12 से 24 आवर्स तक। 12 से तकरीबन 24 आवर्स तक ये स्टिफनेस जो होती है ना वो पीक पर हो जाती है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बेटा बॉडी गलना शुरू हो जाती है, ऑर्गन्स डिकम्पोजिशन है, तो ये स्टिफनेस कम हो जाती है, कुछ बचता ही नहीं। तो किस बात की स्टिफनेस। सही है। वाई डस मसल बिकम स्टिफ, स्टिफनेस क्यों आ जाती है। देखो बच्चों, इंसान की डेथ हो गई, सेल्स की डेथ हो गई, टिश्यूज़ की डेथ हो गई, ऑर्गन्स की डेथ हो गई, ऑर्गन सिस्टम की डेथ हो गई, ऑर्गेनिज्म पूरा जब डेथ हो गई तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी क्या हो जाएंगी, फिनिश हो जाएंगी। मॉलिक्यूल्स ख़त्म, सेल्स ख़त्म, उनके एंजाइम्स ख़त्म। एटीपी मॉलिक्यूल होता है जो कि आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन में काम आता है, और एटीपी जो होता है बेटा वो टूट नहीं पाता एटीपीएस एंजाइम से, और एटीपी को टूटना ज़रूरी होता है। यानी कि एटीपी को, आपने नाम सुना होगा एक्टिनोमायोसिन, मायोसिन का हेड होता है, इसके ऊपर एटीपी लगा हुआ होता है। सही है। एटीपी हटेगा तो ये मायोसिन भी एक्टिन से हटेगा, मायोसिन एक्टिन से हटेगा तो हमारा मसल जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ था वो रिलैक्स हो जाएगा। अब एटीपी मायोसिन से अटैच है, डेथ हो गई। अब मायोसिन को डिटैच होने के लिए एंजाइम चाहिए होता है, मायोसिन एटीपीएस। ओए हो, ये प्रोटीन्स होते हैं बेटा हमारे मसल्स के अंदर, इसके भी इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगा कोई, क्योंकि मैंने नोट किया है मसल कॉन्ट्रैक्शन वाले टॉपिक पे मुझे वीडियो बनानी है इंशाल्लाह। ये टॉपिक मुश्किल समझ में आता है बच्चों को, थोड़ा सा अजीब सा है ना। तो बेटा एटीपी जो लगा हुआ था वो मायोसिन से लगा हुआ ही है, अब वो डिटैच नहीं हो पाए तो मायोसिन एक्टिन से लगा हुआ है, तो फिर मसल स्टिफ हो जाता है, स्टिफ रहता है मसल। सही। मायोसिन का जो हेड है डज नॉट गेट डिटैच फ्रॉम एटीपी, कह लो ये भी सही है कि मायोसिन का जो हेड है वो एटीपी से डिटैच नहीं हो पाता, तो वो फिर मायोसिन और एक्टिन का अटैचमेंट रहती है, तो फिर वो मसल कॉन्ट्रैक्ट ही रहता है। आसान लफ्ज़ों में बता दिए। सही है, ये मामला है। मसल सेल्स को हम लोग बेटा मसल फाइबर्स क्यों कहते हैं। बेटा फाइबर कहते हैं किसी भी लंबी चीज़ को और किसी भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को, जिस तरह हम लोग क्रोमोसोम्स को कहते हैं ना फाइबर्स फाइबर्स। तो बेटा मसल सेल्स को मसल फाइबर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि मसल्स के सेल्स इलोंगेटेड होते हैं, लंबे, और फाइबर लाइक होते हैं, धागे जैसे। सही है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल लंबे।
लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, तो तभी हम लोग मसल सेल्स को मसल फाइबर्स कहते हैं। मैं इधर ही लिख देता हूँ ताकि बेटा आप इसको यहीं से कर लो, कोई मसला नहीं, लॉन्गेटेड कर लो। सिलेंड्रिकल का वर्ड लिख सकते हो, सिलेंड्रिकल, आपके पास यहाँ पे आंसर हो गया। डन। अगला बेटा, व्हाट हैपेंस टू द लेग ऑफ टू द लेग मसल, क्या होगा अगर किसी का जो लेग का मसल है और वो कोई और नहीं एथलीट है, और जो इसने मैराथन रेस, मैराथन में बेटा आपको आप पता है काफ़ी जो है वो लंबा होता है भागने का मामला, तो बहुत ज़्यादा भागने में रेस में कि क्या होगा उस रेस के बाद उसके लेग के मसल के साथ, क्या होगा बच्चों? ऑब्वियसली बेटा उसके लेग का जो मसल है वो ओवर एक्टिविटी की वजह से, मेट्रिक क्लास का कॉन्सेप्ट याद है, ऑक्सीजन डेप्थ, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, मसल फटीग, तो जिसको कहते हैं टायर्डनेस, लैक्टिक एसिड बन जाता है। तो बेटा ये वही अभी लिखवा दूंगा, आप लोग इसको कॉपी कर लो। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। सही। अच्छा मेरे बच्चों, तो प्यारे बच्चों, इसमें लिखा हुआ है व्हाट हैपेंस टू द लेग मसल ऑफ एन एथलीट हु रन्स अ मैराथन रेस। तो इसमें बेटा आप क्या लिखोगे? आप मसल्स के बारे में लिखोगे, मसल जो है वो ओवर एक्टिविटी की वजह से इनमें ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी बच्चों, O2 की हो जाएगी कमी, और ये एरोबिक रेस्पिरेशन से, एरोबिक रेस्पिरेशन से ये स्विच कर जाते हैं बच्चों पूरा मेट्रिक क्लास एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में। और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में कौन सा एसिड बनता है बच्चों? इसका आंसर क्लिनिकल साइड पे और भी बहुत डिटेल है, लेकिन आपके सेकेंड ईयर के लेवल पे काफ़ी लैक्टिक एसिड बन जाता है, जिसकी वजह से जो है वो मस्कुलर पेन होता है। सही। और मसल फटीगनेस वाले मामलात लिख सकते हो। फिर इंसान जो है वो पर्सन जो है वो इंडिविजुअल थोड़ा सा ऑक्सीजन डेप यानी कि ब्रीदिंग इंक्रीज़ हो जाती है, ताकि जो ऑक्सीजन की कमी थी वो सही हो पाए, और ऑक्सीजन की जो कमी है वो पूरा होने के बाद लैक्टिक एसिड रिमूव हो जाता है, तो कंडीशन सही हो जाती है। ये लिख दो कि काफ़ी है। सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा, वाई डू नर्व सेल्स, नर्व के सेल्स को न्यूरॉन्स कहते हैं ना बच्चों, नर्व सेल्स न्यूरॉन्स, वो कह रहे हैं जो नर्व्स के सेल्स हैं ट्रांसमिट, वो ट्रांसमिट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, सिग्नल पहुंचाते हैं। कौन सा सिग्नल बच्चों? इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, इलेक्ट्रिकल करंट क्यों पहुंचाते हैं रादर देन, बजाय इसके कि वो केमिकल सिग्नल्स पहुंचाएं। जब इनको इन्फॉर्मेशन टू कन्वे इन्फॉर्मेशन, जब इनको इन्फॉर्मेशन देनी हो लॉन्ग डिस्टेंसेस पे। मैं हूँ न्यूरॉन, वो सवाल ये पूछ रहे हैं कि नर्व सेल न्यूरॉन, सर रिजवान जो है वो इलेक्ट्रिकल करंट ही क्यों दे रहे हैं इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस से? वो केमिकल सिग्नल्स के ज़रिए से ये लॉन्ग डिस्टेंस पे क्यों नहीं ये काम करे, यानी कि सर रिजवान को सर रिजवान को एक मैसेज देना है लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत दूर, तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के ज़रिए से क्यों दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के ज़रिए से क्यों दे रहे हैं, केमिकल के ज़रिए से क्यों नहीं दे रहे? बेटा केमिकल भी लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर लेता है। मिसाल के तौर पे हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, हमारे ग्लैंड्स में से ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पर है बेटा, मतलब सही। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इससे एक हार्मोन निकलता है FSH और LH, वो फीमेल्स में कहाँ जाता है बेटा? उसके सेक्स ऑर्गन्स की तरफ, यानी कि गोनेड्स की तरफ, और उसका नाम है ओवरी। लॉन्ग डिस्टेंस देखा जाए तो है ना। तो बच्चों लेकिन हार्मोन्स का जो इफेक्ट होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, और ये लंबा पहुंच जाते हैं ब्लड में। जैसे ही हार्मोन्स ब्लड में जाते हैं तो ये समझो इनका ड्यूरेशन लंबा हो जाता है। जब मुझे लॉन्ग डिस्टेंस पे इंफॉर्मेशन कन्वे करनी है और वो बहुत उसका रिस्पांस जल्दी चाहिए, तो न्यूरॉन्स क्या पागल है बेटा कि वो जो है वो केमिकल सिग्नल दें? केमिकल सिग्नल पहुंचते हुए बहुत टाइम लगेगा, सिग्नल वो भी बहुत लंबा कवर कर सकता है, इंफॉर्मेशन वो भी बहुत लंबी ले जा सकता है, लेकिन टाइम लगेगा। सही है। तो बेटा फ़ायदा, मैं पहुंचा हूँ अपने सेंटर में, मुझे पेपर देना है, और मैं एडमिट कार्ड भूल गया बेटा। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, मैं ऑब्वियसली बात है मैं बहुत कोई क्विकेस्ट फास्टेस्ट मीडियम अप्लाई करूँगा कि मैं जल्दी से घर जाऊँ और मैं अपना एडमिट कार्ड पिक करूँ और मैं वापस आऊँ, ताकि मेरा एग्ज़ाम ना छूटे ना। मैं बोलूँ यार देखते हैं अभी इंशाल्लाह फिर शाम वाम तक देखते हैं। सही है। दोस्त को बोल दिया है वो ले आएगा आराम से एडमिट कार्ड, बेटा क्या होगा। सही। तो बस बात सारी है कि नर्व सेल्स इसलिए करते हैं ये काम ज़रूरी। आंसर नंबर 10 है हमारे पास बच्चों, क्योंकि नर्व सेल्स के ज़रिए से जो रिस्पांस आता है बेटा, नर्व सेल्स के ज़रिए से जो रिस्पांस आना है वो बहुत क्या होना है? फास्टेस्ट। ये काम सिर्फ कौन कर सकता है बच्चों? इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस।
और एक और भी चीज़, नर्व सेल्स का काम ये सब थोड़ी है। नर्व सेल्स अलग है बेटा, ग्लैंड्स का काम होता है वो तो हार्मोन्स का। ग्लैंड्स का काम है केमिकल सिग्नल्स देना। नर्व सेल्स भी देते हैं, नर्व सेल्स होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल। इलेक्ट्रोकेमिकल का मतलब है कि वो इलेक्ट्रिसिटी भी है और वो न्यूरोट्रांसमीटर के जरिए से भी करते हैं। समझ आ गई बात? तो ये वाला जो केमिकल सिग्नल से मुराद है ना, ये इसमें थोड़ा हार्मोन का भी आ रहा है। तो नर्व सेल्स आर स्पेशलाइज फॉर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। सही है, तो ये बात है। सही बच्चों, यहाँ पे मैं वीडियो का पार्ट 1 एंड करता हूँ। मैं इस वीडियो का पार्ट 2 में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करूँगा। रीज़न क्वेश्चंस का हम लोग अभी सेशन कर रहे हैं सेकेंड ईयर जोलॉजी का बेटा, और क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। तो 10-10, 15-15 सवाल की आपको हर पार्ट में मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा ताकि आप लोग को वीडियो जल्दी मिल सके। मैं बहुत लंबी बना दूँ वीडियो, फिर अपलोड होने में टाइम लगे, मैं टाइम वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकता। ओके बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे और मज़ीद सेकेंड ईयर जोलॉजी के पेपर के हवाले से मुलाकात होगी। और फर्स्ट से फिर जोलॉजी बॉटनी मुझे अपलोड करनी है वीडियोस। अल्लाह ताला आप सबको बहुत कामयाब करे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपने मुल्क को बेटा ज़रूर दुआ में याद रखिएगा। हमारे मुल्क को अल्लाह ताला सलामत रखे, आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।